मेरा पहला इनकाउंटर अगर आप कश्मीर के बारे में पूछ रहे हैं तो 1993 में हुआ था। ओके। तो उस टाइम पे एक गांव की घेराबंदी करके सर्च करने हैं, वो ऑपरेशन था और सारे लोग घरों के अंदर सर्च कर रहे थे। इतने में घर के बाहर ना एक जगह थी, बॉक्स सा बना हुआ था, उनमें राशन डाल के रखते हैं। जब मैं उस की तरफ गया, मैं देखता हूँ इसमें क्या है, जरूरी थोड़ा ही ना कि एक मिलिटेंट अंदर ही घर में छुपेगा। तो गया तो उसका ढक्कन खोला तो ही पॉइंटेड AK टुवर्ड्स AK-47 की बैरल जैसे उसमें ऊपर की, तो मैंने ढक्कन वापस बंद कर दिया और खड़ा हो गया। और उसके बाद फायर फाइट स्टार्ट हो गई। माई कंपनी वॉज आल्सो केम देयर, और उसके बाद हम भी फायर कर रहे हैं, वो भी फायर कर रहे हैं। मेरी मतलब कि लोअर काफ जो है पूरा उड़ गया था ग्रेनेड से, बुलेट भी लगे, बुलेट इंजरीज भी हुई, बट वी वर एबल टू एलिमिनेट 3 मिलिटेंट। एक बहुत जख्मी था और एक हमने जिंदा पकड़ लिया और 3 को मारा। मैं और मेरा कंपनी कमांडर दोनों पूरी तरह से जख्मी हुए। हमारे को फिर इवैक्यूएट किया गया 92 केस हॉस्पिटल है श्रीनगर में आर्मी का, वहाँ पे ट्रीटमेंट हुई। जब ठीक हुए तो वापस चलो। जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट। इससे पहले भी हमने 2 या 3 एपिसोड कर रखे हैं इंडियन आर्मी के रिलेटेड, बट वी थॉट टू गो मच डीपर इन डेप्थ। हम इंडियन आर्मी की बात करें, हमारी सेना की बात करें, उनके ऑपरेशंस के बारे में बात करें। सो वी हैव सम स्पेशल गेस्ट, उनका नाम है कर्नल RK शर्मा। बहुत कम लोग होते हैं जिन्होंने 3 प्रेस्टिजियस अवार्ड्स जीते हैं। कर्नल RK शर्मा इज़ वन ऑफ देम। आज हमने उनकी टेनरशिप के बारे में बात की है, इंडियन आर्मी के बारे में बात की है, जम्मू एंड कश्मीर की बात की है, नॉर्थ ईस्ट की बात की है, UN की बात की है, उनके जितने भी ऑपरेशंस हैं, जहाँ रह चुके हैं, उन सब के बारे में बात की है। दिस एपिसोड विल बी वेरी 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 फ्रूटफुल अगर आप इंडियन आर्मी के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। सो आई हाईली रिक्वेस्ट कि आप इस पूरे एपिसोड को एंड तक देखें। हम टाइम स्टैम्प्स डाल देंगे सो दैट इट विल बी ईजी आपको देखने में। बहुत गर्व की बात है कि हमने एक एपिसोड उनके साथ शूट किया है। आगे बढ़ने से पहले, इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सर, आर्मी ने आपको चुना है या आपने आर्मी को चुना है? मैंने आर्मी को चुना है, और जब तक मैं आर्मी के लिए एलिजिबल नहीं होता जी, कि जो इतनी एज होनी चाहिए, ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो उससे पहले 4 साल में बहुत तड़पा हूँ ओके आर्मी में जाने के लिए। ओके। कब ये मतलब कि वो टाइम आएगा जब मैं 18 साल का भी हो जाऊंगा, मेरी मैट्रिक भी हो जाएगी और ये सब कुछ, तो मैंने चुनी आर्मी। टेक्निकल एंट्री है या CDS है या फिर? मैं आपको बताता हूँ कि इस टेक्निकल एंट्री नहीं है, वो पता ही नहीं होता था हमारे को कि ऑफिसर क्या होता है, जवान क्या होता है। तो मैंने एज ए सोल्जर आर्मी ज्वाइन की थी। ये पूरा BRO वाला में, तो वहाँ पहली बारी जब मेरी मैट्रिक हो गई वो वहाँ पर पहुंचे हम, तो अंदर से जज्बा तो था, वो बोलते ना जहाँ चाह वहाँ रहा। तो मेरे को ये था कि आर्मी में जाना है। पहली बार में हम सिलेक्ट हो गए। और उस टाइम पे ये बिल्कुल नहीं पता होता था कि ऑफिसर क्या होता है, सिर्फ ग्रीन यूनिफॉर्म पता होता था कि वो तो सभी पहनते हैं, चाहे ऑफिसर हो चाहे। तो आर्मी में जाने के बाद मेरे को पता लगा कि यहाँ पर ये फैसिलिटीज भी हैं कि यू कैन फर्दर प्रोग्रेस, आप ट्राई कर सकते हो, आप कमिश्निंग के लिए ट्राई कर सकते हो। तो आफ्टर अराउंड 12 years ऑफ सोल्जर्स सर्विस, देन आई वाज कमिशन्ड इनटू ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट इन 1998। तो जब आपने अपने पेरेंट्स को या फिर कन्विंस करना पड़ा, क्योंकि वो दे वर डेड अगेंस्ट, मेरी मदर को ये होता था कि ये फौज में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। फादर मेरे जम्मू कश्मीर पुलिस में थे, तो उनको ये था कि पुलिस में तो मैं करवा ही दूंगा, लेकिन जब तक ये पढ़ सकता है तो पढ़े। लेकिन मेरे को ये था कि नहीं, आर्मी में जाऊंगा और कुछ नहीं करना है। सो मेरे को घर से भागना भी पड़ा था एक बार, इसलिए कि रणवीर हायर सेकेंडरी स्कूल में मेरी एडमिशन करवा दी 11th में। और मैं 2-4 बार वहां पर आई वाज स्पॉटेड इन ये अम्फाला भर्ती दफ्तर की। तो
पुलिस वालों ने, सिपाहियों वगैरह ने, जिन्होंने देखा तो मेरे डैड को जाके बता दिया कि ये क्लास में नहीं जाता है, ये वो वहां पर जाके घूमता रहता है। तो घर से डांट पड़ी। जब डांट पड़ी तो हम भाग गए। फिर 1-1.5 महीने के बाद हमारे को ढूंढ ढांड के दिल्ली से लाया गया। और मेरे फादर बोले, यार जो दिल करता है कर, मैं नहीं, आई विल नॉट कम इन बिटवीन, यू वांट टू जॉइन आर्मी। ओके ओके। एक आर्मी पर्सन और एक सिविलियन हमारी तरह देश को किस तरीके से देखते हैं? मतलब हमें है प्राउड कि हम इंडियन हैं, हम भारतीय हैं, लेकिन एक आर्मी पर्सन का नज़रिया कुछ अलग होता है। आर्मी पर्सन नहीं, देखो सबसे पहले तो कंट्रीब्यूट देश के लिए सारे करते हैं। ये अगर बिल्डिंग बनी हुई है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन ने भी काम कर रखा है, मेसन ने भी कर रखा है, कारपेंटर ने भी काम कर रखा है। तब वैसे ही है इंडिया के लिए, एंड एवरीबॉडी वाज तो उसको। अब ये है कि हमारे केस में ये होता है कि वी आर ट्रेन्ड इन सच ए वे, और हमारे को जो भी टास्क दिया जाता है वो टाइम ऑन होता है, और जो हमारे को ऑर्डर मिलते हैं वो गा गी गे में मिलते हैं। ये नहीं होता है कि ये काम कर सकता है। हमारे को इस तरह से ऑर्डर मिलता है कि कल सुबह 11 बजे तक ये काम हो चुका होगा और आप वापस फीडबैक देंगे। और वो 11 बजे तक होके रहता है, हो जाना चाहिए, होके रहता है। अगर मेरे को आर्मी में हमारे को ये ऑर्डर मिल गया कि कल यहाँ पर आम का पेड़ लगा होगा, उसकी हाइट जो है वो 30 फीट होगी, वो सर्वेट्री होना चाहिए, और उसके ऊपर आम भी लगे होंगे, तो वी मेक दैट, हम वो अरेंज करते हैं। दिस इज व्हाट इज आर्मी। बाकी जगह पे थोड़ा सा शायद ट्रेनिंग नहीं होती, इसलिए थोड़ा सा टाइम की जो वैल्यू नहीं होती, और काम कैसे करना है उसका। तो दिस में भी द डिफरेंस। ओके सर। सर, हम कश्मीर की आपकी पोस्टिंग के बारे में बात करते हैं। कैसे सिनेरियो रहता है? इट्स डिफरेंट फ्रॉम जैसे आपने नॉर्थ ईस्ट वगैरह में किया है, या फिर सिमिलर है? कश्मीर का 1989 तक तो कश्मीर में कुछ नहीं था। 19 तक तो सारी फौज डल लेक में भी घूम रही है, निशाद गार्डन में भी जाके बैठी हुई है, किसी को किसी तरह का कुछ नहीं हो, कोई पाबंदी नहीं थी, कुछ नहीं था। ओके। तो पाबंदी जो फौज की होती है कि फौज के बाहर नहीं जाना, वो थी, लेकिन ये नहीं था कि वहां पर कोई डर था बाहर जाने से। 1989 में जब ये शुरू हुआ तो उसके बाद तो सारा कुछ चेंज हो गया। और जहाँ तक नॉर्थ ईस्ट का कंसर्न है, नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत टाइम से चल रही है ये मिलिटेंसी। 50 से वहाँ पे नागालैंड से शुरू हुआ था, अब तो लगभग सारी स्टेटें उसमें हैं। तो मिलिटेंसी का जो है ना पैटर्न, जिसको बोलते हैं, पैटर्न ऑफ मिलिटेंसी इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज देयर इन कश्मीर। उसमें मैं 5-4 पॉइंट बताऊंगा आपको। जैसे कश्मीर में मिलिटेंसी जो है वो बोलते हैं स्नीक अटैक को, वो फिदाइन अटैक बोलते हैं, लेकिन फिदाइन इज ए रॉन्ग वर्ड, वो नहीं यूज करना चाहिए। तो वो करते हैं, मतलब कि एक मिलिटेंट अपने आप को एक्सप्लोर कर देगा, खुद भी मरेगा और साथ वालों को भी मार देगा, सेल्फ बॉम्बिंग जैसा होता है। तो ये जो फिदाइन, ये नॉर्थ ईस्ट में बिल्कुल नहीं है। वहां पर कोई अपने आप को नहीं उड़ाएगा, कोई इस तरह से नहीं करेगा। दूसरा बड़ा डिफरेंस ये है कि नॉर्थ ईस्ट की जो मिलिटेंसी है वो पूरी एक्सटॉर्शन पे सरवाइव करती है। जम्मू कश्मीर में हमारे को कभी ये नहीं सुनने के लिए मिला कि मिलिटेंट आके चंदा इकट्ठा कर रहे थे या पैसे इकट्ठे कर रहे थे या लोगों से लेते हैं। शेल्टर मांगते हैं, खाने के लिए मांगते हैं, बाकी सब कुछ गलत काम करते हैं, बट वो नहीं। और नॉर्थ ईस्ट और जेएनके का तीसरा जो है वो ये है कि जम्मू कश्मीर में ना जो मिलिटेंट है, दे आर नॉट इंसान ब्रूटल, मतलब है कि वो बच्चों को नहीं छोड़ेंगे, लेडीज को नहीं छोड़ेंगे, डर खौफ पैदा करने के लिए ना दे विल गो टू एनी एक्सटेंट। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में ये है कि उनका कुछ कोड है कि वो एम्बुलेंस पे फायर नहीं करेंगे, बच्चों पे फायर नहीं करेंगे, लेडीज पे फायर नहीं करेंगे। इवन सोल्जर अगर अनआर्म्ड है, उसके पास वेपन नहीं है, उसको भी नहीं छेड़ेंगे, चाहे पता है कि ये फौजी है। और तो दिस इज व्हाट। उसके अलावा वहां पर एक और बड़ी जो यहाँ का और वहां का डिफरेंस है, वहां पर ना बिल्ट अप एरिया में नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज्यादा लड़ाई नहीं होती है। वहां पर मिलिटेंट मतलब है कि घरों में छुप के लड़ने का ये वो सब कुछ नहीं करते हैं। यहाँ पर ये है कि सारा मतलब कि 80% ऑपरेशन जो है वो घरों में ये छुपे होते हैं, वहां पर जाके कॉर्डन सर्च करना पड़ता है। और वहां पे इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि नॉर्थ ईस्ट वाले जो है वो ये नहीं चाहते
कि हमारी लड़ाई में बीच में सिविलियन आए, लेडी बचे, लेकिन यहाँ पर उन्हीं को शील्ड बनाया जाता है जिनको फैमिली मेंबर्स जो भी होते हैं घरों में, बुजुर्ग होगा, बच्चा होगा, लेडी होगी, मिलिटेंट उनको बाहर नहीं जाने देगा। और हमारा ये होता है कि किसी भी तरह से सिविलियन की कैजुअलिटी नहीं होने देंगे। और बच्चों की मतलब है कि सिर्फ मिलिटेंट को टारगेट करना है, हमने किसी और को नहीं करना। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है नॉर्थ ईस्ट का वो यहाँ का। देन इंफॉर्मेशन, कश्मीर में अगर मिलिटेंट को आप पकड़ लो तो मतलब कि बहुत जोर लगाना पड़ता है, इंफॉर्मेशन नहीं देते कि वेपन कहाँ है और कितने लोग हैं, कैसे कैसे आया, ये इंफॉर्मेशन खा जाते हैं। उनको जितनी मर्जी पटाई करो, इंटेरोगेट करो। नॉर्थ ईस्ट में ये है कि वो इन चीजों में नहीं पड़ते। एक बार पकड़ा गया ना, वो सोचता है कि मार किस लिए खानी है, सब कुछ बता दो, फटाफट महीने के अंदर सब कुछ बता देता है कि मैंने वो जो चीज आप नहीं पूछते हो ना वो भी बता देगा। कि मैं करेक्ट बताएगा कि इतने साल पहले मैं आया था, मैं घर पे अकेला हूँ और मैंने इस चीज को किया था, मैंने इतने ऑपरेशन किए हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस को 3 बार 4 बार टारगेट किया है, सब कुछ वो अपने आप बता देगा, बस इसलिए कि अभी खाम खाम में मार भी सो ये है। और एक और बड़ा डिफरेंस वो जो मैंने नोटिस किया कि वहां पर ना अगर इनिशिएटिव आर्मड फोर्सेस की तरफ से है तो दे विल ट्राई टू ब्रेक द कॉन्टेक्ट और निकलेंगे, वो नहीं लड़ेंगे। यहाँ पर ये है कि एक बार कांटेक्ट हो गया तो लास्ट तक लड़ते रहते हैं, जब तक खत्म नहीं होता मिलिटेंट तब तक वो लड़ता रहेगा या भागने की कम कोशिश करेगा, ये वहां पर नहीं लगे। लेकिन उनका ये दे आर ब्रूटल अदर वे। वो क्या करते हैं कि 6 महीने 8 महीने हमारी एक्टिविटी देखते रहेंगे, पूरा नजर रखेंगे पूरा। हाँ, हमारा जो भी ड्रिल्स हैं वो सब के ऊपर नजर रखेंगे। 6-8 महीने के बाद वो अपनी चुनी हुई जगह पे अपने टाइम पे इस तरह से एम्बुश करेंगे कि फिर वो छोड़ दे कुछ नहीं। वो जितने भी हैं वो उनको साइट ही इस तरह से करते हैं कि जितने लोग गाड़ियों में 20-30 जा रहे हैं वो सारे के सारे मारे जाए। उसके बाद वो यहाँ तक जाते हैं कि उन सबके वेपन जो है वो लेके तो जाके अपने हेडक्वार्टर में अपने बॉसेस को दिखाते हैं, उसी के ऊपर उनकी प्रमोशन होती है कि तूने ये काम किया है। कश्मीर में ये सब कुछ दिखने के लिए नहीं मिलता। मतलब कि इतना बड़ा एम्बुश बहुत कम प्लान होता है कि जिसमें दूसरा कम बार ऐसे हुआ है कि सोल्जर्स के वेपन भी लेके निकल गए हो। वहां पर हर एम्बुश में ये होता है, जिसमें दीज आर द मेन डिफरेंस है। बहुत सारे हैं लेकिन हाँ, दीज आर द मेन। ओके। आपने कश्मीर में सिविलियन से इंटरेक्ट किया है? जैसे आप बोल रहे थे कि जो घर वाले ही होते हैं वो ही शेल्टर वगैरह देते हैं। हम न्यूज़ में भी देखते हैं कि ये सब हो रहा है कि घर वाले ही कर रहे हैं, उनको राशन दे रहे हैं। अभी तो शायद कम हो गया होगा। हाँ, अभी तो बहुत अभी कम तो हो बहुत गया कम हो गया है। हाँ। लेकिन हमारे टाइम पे यस, लोकल सपोर्ट जिसको बोलते हैं वो 100% थी मिलिटेंट को। ठीक है, मैंने ऐसे मिलिटेंट देखे हैं कि गांव में मैं भी सिविलियन बन के घूम रहा हूँ और वहां पर मिलिटेंट आया है तो सारे गांव वाले खड़े होके बोल रहे हैं अल्लाह आया, अल्लाह आया, अल्लाह आया। और वो वेपन के साथ वहां पर आ रहा है, फटाफट मुर्गी काटेंगे और उसके लिए दावत जो है उसको खिलानी है। तो ये लोकल सपोर्ट की वजह से होता है। ये है, लेकिन अभी काम हो गया। अभी लोगों को समझ आ गई है कि बस अपने बच्चे मरवाने का कोई फायदा नहीं है जी। और उनको कितना हम बचा सकते हैं तो कैसे बचाएं। रिसेंटली बहुत सारे लोगों से मेरी बातचीत हुई है, आता जाता रहता हूँ मैं वहां पर, मेरा थोड़ा बहुत काम भी है। तो आज से 10 साल 5 साल पहले जिस तरह का लोगों का माहौल था ना वो बिल्कुल चेंज हो गया है। रिसेंटली में वो डल लेक गया, ये वो बेटे के साथ 3-4 दिन घूमता रहा, ये वो बड़ी इज्जत से कंडक्ट किया उन लोगों ने, बातचीत की। दैट चेंज इज विजिबल। यस, वेरी ट्रू। सर, लोकल्स कैसे देखते हैं आर्मी पर्सन को कश्मीर में? पहले कैसे देखते थे? अब तो आपने बताया कि दे रियली रिस्पेक्ट। नहीं थी पहले, वो गाड़ियों से थूकते थे, पत्थरबाजी करते थे और हमारे को सेटन रूल फॉलो करने होते हैं कि हाँ, हम पब्लिक में ह्यूमन राइट का भी ध्यान रखना पड़ता है, जो भी हमारे को चार्टर में बताया हुआ कि ये नहीं होना है। तो हम रिएक्ट कम करते थे आगे से। और रिएक्ट इसलिए नहीं करते थे कि हाँ, कहीं ना कहीं पे कोई ह्यूमन राइट वाला भी बैठा हुआ देख रहा होगा और ये बच्चे हैं, अनगाइडेड मिसाइल्स हैं, कहीं से इनको फंड हो रहा है, पैसे दिए जा रहे हैं ये सब कुछ करने के लिए। छोटे बच्चे थे, बच्चे भी करते थे, छोटे बच्चे 8 साल 7 साल का बच्चा
वो आपको बोल रहा है पाकिस्तान जिंदाबाद, आप यहाँ पर क्यों खड़े हो, ये कश्मीर हमारा है, यहाँ से बाहर जाइए, आप इंडिया वाले, ऐसे ऐसे बोलते थे। तो अभी 8-10 साल के बच्चे को आप क्या ही बोलोगे। तो अब जैसे आपने बोला ना कि अभी शिफ्ट हो गया है, पहले तो कश्मीर में होता था, अब जम्मू में, मतलब जम्मू की तरफ हो रहा है। जैसे पुंछ राजौरी में अभी रिसेंटली हमने देखा कि अटैक्स भी हुए हैं आर्मी पर्सन्स पे। तो क्या कुछ स्ट्रैटेजी चेंज हो रही है या फिर इस तरफ से अटैक स्ट्रैटेजी हो नहीं, रहा है? एक्चुअली इतना प्रेशर पिछले आर्टिकल 370 के बाद या पुलवामा के बाद खास करके इतना प्रेशर क्रिएट किया गया है कि मिलिटेंट को छुपने की जगह नहीं मिल रही। और ये 370 जाने के बाद लोगों को भी ये पता लग गया है कि ये जो हमने दुकान खोल रखी थी ये जी। दुकान बंद करना ही ठीक है, नहीं तो अपने बच्चे जाया हो रहे हैं। और प्रेशर की वजह से ये सारे लोग या तो भाग के, जो भी थोड़े बहुत बच्चे हैं तो वो पहाड़ों में चले गए और इन्फिल्ट्रेट करके जब भी आते, हमारा बहुत बड़ा बॉर्डर है उसके साथ एलसी पाकिस्तान के साथ, जी। और उसको पूरी तरह से फुल प्रूफ सिक्योर तो कोई नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं से इन्फिल्ट्रेट करके आ जाते हैं। आगे वो वैली में जहां पर साउथ कश्मीर वगैरह में वो ऑपरेट करते थे वहां पहुंच नहीं पाते, इसलिए ये पहाड़ों पे इन्होंने ये वापस इसको 12-14 साल के बाद वापस जिंदा करने की कोशिश की है। बट इट इज वेरी लेस नाउ। अब तो बहुत ज्यादा बहुत- कम है। जी जी, मिलिटेंट से इंटरेक्शन हुई है कभी आपके? कुछ बहुत कुछ ऐसा लगा है कि मतलब ये आखिरी समय हो सकता है मेरा, ऐसे कुछ? 4-5 बार, ओके। 4-5 बार ये कि इट वाज सडन डेथ, लेकिन मिर्कलेसली पता नहीं कैसे बची हाँ, या ये तो चलता रहता है, ये फुर्जी की लाइफ में नॉर्मल है। इट इज लाइक प्लेइंग कंची, अगर आप खेल रहे हो वो तो खेलना ही है। जी। कोई ऐसी स्टोरी अगर आप हमसे शेयर कर सकते हैं तो, ऐसा कुछ? किस तरह की स्टोरी, मतलब जो कि जैसे जहाँ पर मेरा इनकाउंटर हुआ? हाँ। मेरा पहला इनकाउंटर अगर आप कश्मीर के बारे में पूछ रहे हैं तो 1993 में हुआ था। ओके। तो उस टाइम पे एक गांव की घेराबंदी करके सर्च करने हैं, वो ऑपरेशन था और सारे लोग घरों के अंदर सर्च कर रहे थे। इतने में घर के बाहर ना एक जगह थी, बॉक्स सा बना हुआ था, उनमें राशन डाल के रखते हैं। जब मैं उस की तरफ गया, मैं देखता हूँ इसमें क्या है, जरूरी थोड़ा ही ना कि मिलिटेंट अंदर ही घर में छुपेगा। तो गया तो उसका ढक्कन खोला तो ही पॉइंटेड एके टुवर्ड्स मी, AK-47 की बैरल जैसे उसने ऊपर की, तो मैंने ढक्कन वापस बंद कर दिया और खड़ा हो गया। और उसके बाद फायर फाइट स्टार्ट हो गई। माई कंपनी मॉडल आल्सो केम देयर, और उसके बाद हम भी फायर कर रहे हैं, वो भी फायर कर रहे हैं। ये मेरी मतलब कि लोअर काफ जो है ये पूरा उड़ गया था ग्रेनेड से, बुलेट भी लगे, बुलेट इंजरीज भी हुई, बट वी वर एबल टू एलिमिनेट 3 मिलिटेंट। एक बहुत जख्मी था और एक हमने जिंदा पकड़ लिया और 3 को मारा। मैं और मेरा कंपनी कमांडर दोनों बुरी तरह से जख्मी हो गए। हमारे को फिर इवैक्यूएट किया गया 92 बेस हॉस्पिटल है श्रीनगर में आर्मी का, वहां पे आप भी ट्रीटमेंट हुई। जब ठीक हुआ तो वापस चलो, वापस चलो। मतलब कभी खत्म नहीं हुआ कि अब थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, रेस्ट वाला कुछ नहीं? मैं पता नहीं, मेरे को ना ये ऐसे होता था कि ऑपरेशन में ही रहे हैं, अगर इस काम के लिए आए हैं और अपनी स्टेट डिस्टर्ब हो रही है तो जितने जल्दी इनका स्यापा खत्म करो तो जी जी। खैर टाइम लगता है, मिलिटेंट से इतनी जल्दी नहीं खत्म होती, लेकिन मैं जब भी मेरे को मौका मिला मैं बाकी सारी प्रायोरिटी छोड़ के मैं ऑपरेशन में जाने के लिए प्रेफर करता हूँ। फैमिली से भी पहले? फैमिली, हाँ, ये जो 93 के बाद मेरी मैरिज 95 में हुई है, और 93 में मैं ये हुआ था इंजर्ड जो वहाँ पे कंपनी कमांडर के साथ। उसके बाद 90 कारगिल वार हो गई, फिर उसके बाद मतलब कि 2-3 साल हुए थे, 95 में शादी हुई, 98 में कारगिल वार है। मैं 28 साल का था, बट वो कभी मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। जो भी आर्मी की वो सोल्जर बनने की या आर्मी ऑफिसर बनने की या ग्रीन यूनिफॉर्म पहनने की फैंटेसीज होती है ना, कि वहां पर ये करने को मिलता है, लड़ने को मिलता है, आपको हार्डशिप बहुत ज्यादा है, वो सारी मतलब है कि मैंने एंजॉय की है तसल्ली से। मतलब कारगिल वार में लड़ने के कई बार बहुत सारे मेरे जैसे, लेकिन लड़ाई में लड़ने का मौका नहीं मिलता। आप इंडियन आर्मी में तो हो तो जरूरी नहीं है कारगिल में ही हो, ठीक है, मिलिटेंट के एरिया में हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको मिलिटेंट मिल जाए। तो मेरे साथ वो सब कुछ होता रहता है जो एक सोल्जर सोच के आर्मी ज्वाइन करता है।
एंड फुल्ली एंजॉयड इट। जितने भी हार्डशिप थी उसके मजे लिए मैंने, मैं कभी रोया नहीं या दुखी नहीं हुआ होगी लिए। ओके। और मैं बहुत सारी अपने सिस्टर्स की मैरिज में भी नहीं आ पाया। मेरा बेटा जो एक बड़े वाला है वो व्हेन ही वाज बोर्न तो आई वाज अंडरटेनिंग इन आईएम में, जब छोटे वाला हुआ तो तब भी मैं नहीं था। तो बहुत कुछ ये सब सेक्रीफाइस करना पड़ता है, बट ठीक है, अपनी मर्जी से 4 साल मैंने आपको बोला है कि मैं तपस्या करने के बाद 4 साल मैंने वेट किया कि मैं कब एलिजिबल होऊंगा तो आर्मी में जाऊँ। सर अभी आपने करगिल वॉर का बताया, ऑब्वियसली हमने तो नहीं देखी है करगिल वॉर, लेकिन हमने जितना भी देखा है वो टीवी में देखा है, जी, जी, जी। ऑपरेशंस वगैरह। रियलिटी और रियलिटी में क्या डिफरेंस है? आपने करगिल वॉर देखी है? कुछ हमें जो बहुत ज्यादा हार्डशिप थी एक्चुअली। कारगिल वार जो है ना हमारे पर थोपी गई थी, इसीलिए सारे लोग ये पाकिस्तान के ऊपर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। और ये कभी सोचा नहीं था कि ऐसा हो सकता है जो उसने किया चुपचाप आके। उधर 2 महीने पहले वाजपेयी साहब वहां पर जाके शरीफ साहब से मिल रहे हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, और एक पीछे से निकम्मा जनरल साहब वो अब वहां पर जाके फौज बिठा देते हैं बिना ये सोचे कि इसका नतीजा क्या होगा। बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया होगा उसने अपने बंदों को बूस्ट करने के लिए कि इंडियन आर्मी क्या कर सकती है। सो अच्छा हुआ कि 2 महीनों में जो कुछ उनको हुआ, तो अभी पिछले 18-20 साल से बेचारे ठंडे होके बैठे हैं। जी जी जी। उसको जब जब ह्यूमिलेट होना होता है ना पाकिस्तान को, जब जब उसने अपनी बेइज्जती दुर्गति करवानी होती है, तो उस टाइम पे वो कोई ना कोई आके छेड़खानी कर देता है। हाँ जी। फिर मार खाता है, फिर भाग जाता है, लेकिन सर्वाइवल ही है उसी पे। ये कश्मीर में जो लोग भेज रहे हैं वो तो अपने बच्चे नहीं मरवा रहा, वो सारे पाकिस्तानी तो आ रहे हैं। Exactly. जो कश्मीरी बहुत कम है वहाँ, ओके। कश्मीरी जो बहुत कम है, it is सारे पाकिस्तानी आके लड़ रहे हैं। इनको फॉरेन टेररिस्ट बोलते हैं। मेजोरिटी तो वो लोग हैं यहाँ पर, अपने ही बंदों को तो बेच के करवा रहे हैं। सर ऐसे कभी कभी ऑपरेशन में हुआ है कि आपको पता चला है कि पाकिस्तान के लोग हैं यहाँ पे इंटरैक्ट कर रहे हैं कश्मीरी से, फिर कश्मीरी ब्रेन वॉश्ड हो जाते हैं, फिर अटैक करते हैं, कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन हमारे को पहले से जब इंफॉर्मेशन मिलती है तो हमारे को पता लग जाता है कि लोकल ट्रेन मिलिटेंट है, कश्मीरी है, या पाकिस्तान से ट्रेंड होके आया है, या पाकिस्तानी है, या अफगानिस्तान का है, क्योंकि अफगानिस्तान के भी बहुत सारे मिलिटेंट उनको यूज किया गया यहाँ पर अगेंस्ट इंडिया के। तो ये तो खबर लग जाती है। उसके बाद वेशभूषा उनकी देख के, उनकी डेड बॉडियों के बाद, या किसी को आप जिंदा पकड़ लेती हो तो पता लग जाता है कि सब क्या था क्या नहीं था। ओके ओके। वो घर वाले भी बता देते हैं जहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलती है, या जहाँ पे इन्फॉर्मेटिव हो तो लोग बता देते हैं कि ये इधर का था, उधर का था, क्या था क्या नहीं था। इधर वाला होगा तो ना लोग बॉडी क्लेम करने के लिए भी आएंगे, उसको दफनाना भी है। एग्जैक्टली। ओके ओके। सर वॉर्स की बात करते हैं। हमने अक्सर देखा है, ऑब्वियसली मूवीज वगैरह में ही दिखाया है कि जब एक आर्मी पर्सन को अपने घर तक खबर पहुंचानी होती है तो या तो वो लेटर्स वगैरह लिखते हैं, या तो हमने विकास सर से ये भी सुना था कि वो हर एक पर्सन एक आखिरी खत लिखता ही लिखता है कि क्या पता ये आखिरी हो या ना हो, अगर शहीद हो गए तो फिर उनको वो वाला लेटर या फिर वो वाली चीज उनके घर तक पहुंचाते हैं। आपके साथ कभी ऐसा इंसिडेंट हुआ है? ऐसा होता है। मेरे साथ जो हुआ था कारगिल जाने से पहले, मैं कैसे ही हम हैदराबाद से यहाँ पर बीडी बाड़ी स्टेशन बड़ी ब्राह्मण में पहुंचे, तो वहां पर आगे कोई 100 ट्रक लाइन लगे हुए थे। उनमें से 3-4 ऐसे थे, वन ऑफ माय क्लास फेलो आल्सो वो ट्रक चलाता था, और 3-4 ऐसे थे जो मेरे मोहल्ले के ही थे। ओके। जब हमारे को जाके उन्होंने फाइनली बुध खरबू में छोड़ा, ये लेह और श्रीनगर के बीच में एक जगह है, लेह और कारगिल के बीच में, तो छोड़ा तो वो आके चारों रोना शुरू हो गए। तो बोले यार मेरे को लिख के दे, मैं तेरे घर जाके क्या बोलूंगा कि मैं तेरे को कहाँ छोड़ के आया। ओके। हमारी को और बहुत दौड़ धूप थी उस टाइम पे, लड़ाई चल रही है। तो मैं बोला नहीं यार, वो एक रणबीर करके ये सरदार जी था रणबीरा, तो बोला नहीं लिख के दे। मैंने जेब में इतना सा पेपर था, उसमें सिर्फ वो लिखा वाइफ के लिए कि वापस आना, पता नहीं, आई डोंट नो। सो
अगर मेरे को कुछ हो जाता है तो टेक केयर ऑफ सब। मेरा बेटा 1 साल का था, सरफोश, और रीमैरी, जस्ट डोंट वरी, ये सब पार्ट ऑफ लाइफ है, तुमने सोल्जर के साथ शादी की थी, सेटल अगे। ये बस लिख के मैंने उसको भेजा था, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। But ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो कुछ हम चूज करते हैं ना, अपनी मर्जी से वॉलंटियर है। और जो लोग, मतलब है कि मेरी वाइफ है, तो मेरे इन-लॉज को सबको पता था कि मैं क्या काम करता हूँ ये, तो उसके बाद रिग्रेट नहीं होनी चाहिए कि फिर क्या हुआ, कॉन्सिक्वेंसेस। लेकिन ऐसा होता है कि सफर हमारी फैमिलीज आर्मी पर वही करते हैं वो। सोल्जर्स का तो क्या है, गोली लगी गया, उसके बाद तो उसकी दुनिया नहीं है ना, दुनिया उनकी है जो पीछे बैठे हुए हैं। तो वो हार्डशिप्स और वो सब पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। एग्जैक्टली। दैट इज सर, हम मीडिया की बात करते हैं। एक तरीके से अच्छा है जब वो पूरी आर्मी का रिजीम बताते हैं कि ऐसे ऐसे ट्रेन कर रहे हैं, ऐसे ऐसे नहीं। तो अगर पॉजिटिव इफेक्ट देखें तो लोगों को पता चल रहा है कि हमारी आर्मी इतनी स्ट्रांगली प्रैक्टिस कर रही है या फिर ट्रेनिंग ले रही है। लेकिन आपको लगता है कि ये इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ रहा है क्योंकि बाहर हमारी स्ट्रैटेजीज रिवील हो रही हैं? सब जगह पे आजकल सबको ना, आज नहीं, जब ये सोशल मीडिया नहीं था तब भी हिंदुस्तान को भी पता था कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है, पाकिस्तान को भी पता था कि इधर क्या चल रहा है। तो ये सब कुछ देखिए, प्रोस कॉन्स दोनों हैं, नेगेटिव पॉजिटिव तो है ही है। लेकिन ठीक है, उसके बाद भी तैयारी कर नो। जब जैसे मुंबई वाला अटैक हुआ था, ताज होटल, तो उस टाइम पे मीडिया वाले जो कुछ बता रहे थे, एंड इट वाज लाइव, पाकिस्तान से वापस उनको डायरेक्ट कर रहे थे अपने कसाब एंड पार्टी को कि अभी ये हो रहा है, बाहर ये हो रहा है, इतने लोग आने वाले हैं, अभी ये यूनिट आ गया, या अभी एनएसजी आ गई है। वो मिलिटेंट अंदर ताज में नहीं दिख रहा था, ये मीडिया वाले कर रहे हैं, और उसके बाद वो उनको कन्वे कर रहे हैं, वो वापस कर रहे हैं कि अभी ये है, ये है। सो है, लेकिन उसके बाद भी खाली करना था, ताज एम वो था, और वो हो गया जो कैजुअलिटी हो गई। सर, हम पाकिस्तान की तो बात करते हैं कि हमारी उनसे दुश्मनी है या फिर वो अपने आदमी यहाँ पे भेज रहे हैं। डू यू थिंक चाइना से हमें ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है अपार्ट फ्रॉम पाकिस्तान? नहीं, दोनों हॉस्टाइल नेबर रहने की तो है, लेकिन एक ना वो मीडिया ने बहुत हाईलाइट किया है उसको, पाकिस्तान एक को। वो मीर क्या लिखा हुआ है उसने कि नादान दोस्त से दाना दुश्मन अच्छा। मतलब है कि जो नादान दोस्त है उससे इंटेलिजेंट समझदार जो है दुश्मन, वो अच्छा होता है। चाइना इस मामले में थोड़ा सा मैच्योर है। पहली बात तो चाइना को ये पता है कि ये 62 वाली इंडियन आर्मी नहीं है। उस टाइम पे बिकॉज ऑफ सम अदर रीजंस इतनी स्ट्रांग नहीं थी हमारी आर्मी, तैयार भी नहीं थी, और हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि चाइना ने। आज की डेट में इज इंटेलिजेंट, दाना है, इसलिए वो कभी भी ये नहीं सोचेगा कि इंडियन आर्मी के साथ पंगा लिया जाए। मेरे को तो लीस्ट चांसेस लगते हैं कि वो इस तरह से कर सकता है। वो छोटा वोट बाकी और सारे हथकंडे अपना सकता है हमारे को वीक करने की, बट डायरेक्टली ही मे नॉट कम इन दी वॉर विद अस। पाकिस्तान को हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि पाकिस्तान इंडिपेंडेंस के बाद से आज तक चाइना ने कभी चाइनीज भेजे यहाँ पर मिलिटेंट बना के? नहीं भेजे ना, बिल्कुल नहीं। तो पाकिस्तान भेज रहे हैं। फायरिंग कभी की है चाइना ने? ये कर रहे हैं, पाकिस्तानी कर रहे हैं, हर पूरा आईबी पे भी कर रहे हैं, एलसी पे भी कर रहे हैं। और कभी भी ये बीहेडिंग और जो होता है बैट एक्शन वगैरह, ये पाकिस्तान कर रहा है। चाइना बेशक वो फंड कर रहा हो चाइना, लेकिन सामने तो नहीं कभी आ रहा। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि हमारे को तंग करेगा तो पाकिस्तानी करेगा। चाइना से अगर खतरा होगा तो उसको ये भी पता है कि ये मेरे लिए जंग आसान नहीं है विद इंडियन आर्मी एंड टुडेज इंडियन आर्मी। तो वो मैच्योर है। इनका सर्वाइवल, इनका सारा खाना पानी जो है वो हमारे साथ एंगेज रहने में है। तो उस चक्कर में अपने बच्चे मरवा रहे हैं, क्रॉस करवा रहे हैं उनको, ना खुद जो कुछ उन्होंने बोया था अब उनके घर में चल रहा है। नाउ इट इज देयर इन एंटायर पाकिस्तान। पहले कश्मीर में इन्होंने किया, उससे पहले पंजाब में किया, ठीक है, और नाउ दे आर पेइंग इट। लेकिन स्टूपिड अभी भी नहीं मान रहे हैं कि अभी भी लोगों को पुश करके दे बेच। एग्जैक्टली। तो ये डिफरेंस तो रहेगा चाइना और पाकिस्तान। सर, इंडियन आर्मी आपके टाइम पे
और अभी के टाइम पे कुछ डिफरेंस आया है सोल्जर्स की थिंकिंग में या फिर रूटीन में या फिर लड़ने के तरीके में कुछ अलग दिख रहा है आपको? अभी थोड़ा सा मॉडर्नाइज आदमी है। हमारे टाइम पे उतनी सारी चीजें नहीं थी, फैसिलिटीज, वेलफेयर, सब कुछ जो है ना, आज का सोल्जर अगर मैं बोलूँ तो पहले से बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। ओके। उसके सारे वेलफेयर का ध्यान रखा जाता है। आपको ड्यूटीज भी हैं, उसको आरआर में भी जाना पड़ता है, डेपुटेशन में जाना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। मोस्ट एरिया बहुत सारी नई चीजें भी हो रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये है कि बहुत ज्यादा वेलफेयर में इजाफा हुआ है, बढ़ा है। ओके। और अच्छा इक्विपमेंट मिल रहा है, अच्छी वेपनरी मिल रही है, और वो अच्छी तरह से लड़ सकता है, किसी भी सिचुएशन में मुकाबला कर सकता है। ये तो ओके। तो मतलब पहले जब गवर्नमेंट काम कर रही थी इंडियन आर्मी के एमुनिशंस में, आर्म्स में, अभी ज्यादा कंट्रीब्यूशन है आप कह रहे हैं? ये वक्त के साथ साथ तो अब होगा ना। दैट इज गवर्नमेंट भी कर रही है, अच्छा कर रही है। और पहले भी मतलब है कि गवर्नमेंट ने तो कर ही रही थी, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, इंडियन आर्मी के लिए तो करते आए हैं सारे। लेकिन हाँ, विद द टाइम हमारी स्टेटस बढ़ी है और आर्मी को स्ट्रांग करना है, उसके लिए क्या क्या चाहिए, तो वो सारी चीजों का ध्यान रखा जा रहा है गवर्नमेंट द्वारा। तो इट इज बेनिफिटिंग, यू नो। जी। ऐसा कोई मिशन है जो आपका अभी तक मेमोरेबल है या फिर आप चाहते हैं कि लास्ट तक लोगों को याद रहे कि मैंने ऐसा कुछ किया था, कुछ मेमोरेबल? ऐसा तो क्या है, सोल्जर थे, लड़ते रहे, जाकर फील्ड में ही रहा हूँ मैं। और दिस जर्नी वाज टू गुड, इससे बढ़िया नहीं हो सकता था। और मेमोरेबल तो क्या है, मेमोरेबल एक ऑपरेशन था जिसमें मेरे को आई वाज अवार्डेड शौर्य चक्र। हाँ जी। और उस ऑपरेशन में ये था कि सिविलियन फंसे हुए थे, और सिविलियन एक आदमी जो था उसको कैप्चर कर रखा था, उसको छुड़ाना था। ओके। और उसकी वाइफ जिस तरह से आके मेरी पोस्ट पे रोई ना, तो दैट वाज वेरी चैलेंजिंग ऑपरेशन फॉर मी। मैं ये सोचता था कि मिलिटेंट तो मरते रहते हैं, अगर उस सिविलियन को कुछ हो गया तो मैं वापस इस लेडी की तरफ कैसे देखूंगा। ये कहाँ पे हुआ था? ये नॉर्थ ईस्ट में हुआ था। ओके। तो मैं इसकी तरफ कैसे देखूंगा। और फाइनली वी वर एबल टू एलिमिनेट 3 मिलिटेंट्स, और बिल्कुल सेफ सिक्योर उसको लाके उसके हस्बैंड उसके वाली थी। ओके। उसमें उसमें मेरे को उसकी सिविलियन की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए आई वाज कंसर्न। और जिस तरह से वो रो रही थी अपना छोटा सा बेटा साथ में लेके कि मेरा क्या होगा क्या होगा, तो मेरे को ये था कि चाहे मैं मर जाऊं, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वो सिविलियन जो है, चाहे मिलिटेंट सारे भाग जाए, ना मारे जाए, लेकिन सिविलियन बच जाए। बट वी वर एबल टू एलिमिनेट आल्सो, एंड वी वर एबल टू रेस्क्यू हिम आल्सो। ओके। लेट अस सी। ऐसा कभी होता है कि टेररिस्ट आके कन्फेस कर देता है, जैसे हम देखते हैं कि अपने आप को सरेंडर कर देता है, तो बहुत बार होता है, हुआ है ऐसा? बहुत बार हुआ है। वहां पर तो मेरे साथ नॉर्थ ईस्ट में हुआ ही है। यहाँ पर भी पाकिस्तानी कई बार ऐसे हुआ, हमारी यूनिट नहीं पकड़े कि वो आया बोला मेरे को गोली मत मारो, हूँ मैं पाकिस्तानी, लेकिन मेरे को जो बता के भेजा गया था यहाँ कश्मीर में कि वहां पर अत्याचार हो रहा है कश्मीरियों पे, इसलिए तू जाके वहां पर लड़। लेकिन मैंने यहाँ पर आके तो कोई ऐसा अत्याचार नहीं, जो मेरे को सिखाया गया था वो तो उसमें से तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। दैट्स व्हाई आई डोंट वांट टू फाइट, मैं सरेंडर करना चाहता हूँ। खुद से वॉलंटियरली आगे के नहीं, जो मेरे को ट्यूशन दी गई थी ये सब कुछ उसके हिसाब से नहीं है। और यहाँ पर तो सब लोग मतलब है कि अच्छे से खा रहे हैं, अच्छे से पी रहे हैं, रह रहे हैं। हमारे को गलत तरीके से वो ट्रेन करके भेजा जा रहा है कि वहां पे इसलिए जाके लड़ना है खुदा। ओके। मतलब ऐसे ब्रेन वॉश करके भेजते हैं? हाँ, ब्रेन वॉश करके 12-14 साल के बच्चे को ना, वहाँ पे मैंने कई मिलिटेंट ऐसे पकड़े जो बताते हैं कि वहां पर कैसे करते हैं। ये जो भी मुल्ला मुल्ला होंगे, तो वो छोटे बच्चे को, 12-13 साल के बच्चे को ना बिठा के उसके सर पे हाथ फेरेगा, ये करेगा, बोलेगा तू बाहर मत जाना, बाहर ना तेरे को काफिर मार देगा। काफिर मतलब है कि इंडियन आर्मी। हाँ, हिंदू मतलब वन हू इज नॉट मुस्लिम। तो वो उसको इतना डरा डरा के रखेगा, उसको इतना, लास्ट में उसको 6.5 महीने में ये लगता है उस बच्चे को कि यही मेरा सब कुछ है, जो ये बोलेगा मैं वही करूंगा और कुछ नहीं करूंगा। और उसके बाद 12-13 साल की उम्र में उसको AK-47 दे के ट्रेन करके और बोलते हैं कि क्रॉस करो, जा जाके अल्लाह के लिए लड़। तो उसको पता ही नहीं है बेचारे को। मतलब कि बहुत सारे लोग हमने ऐसे पकड़े हैं, जब उनसे बातचीत की तो उसको
कोई पता नहीं अल्लाह क्या है, उसको एक कलमा नहीं आता, उसको मुसलमान होने की डेफिनेशन, और जो ये कुछ जो कुछ बता के याद है तो वो सब कुछ तो कुरान में है भी नहीं, वो सब कुछ तो उनके उसमें भी नहीं है कि ये करना है, बट ब्रेन वॉश करके और अपने मकसद हल करने के लिए उनको इस तरह से तैयार करके। ये ट्रेनिंग लोकल घरों में हो रही है या? बिल्कुल स्कूल है ना, जैसे अभी उड़ी के टाइम पे हाँ जी। सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, तो वो भी वन ऑफ द कैंप में ही होगी, कैंप को बना रखे, वहां पर इनको ट्रेन करते हैं और पहले उनको थोड़ी बहुत ब्रेन वॉश जो है मेन उसका काम की, उसको तैयार कैसे करना कि जो मैं इसको बोलूंगा ये वो ही करेगा। वहां पे तो मतलब अगर कोई आप मिलिटेंट एलिमिनेट भी कर देते हैं, वहां पे एज अ शहीद की तरह उसको कंसीडर करते हैं आई गेस, कश्मीर में। हम कश्मीर में अभी नहीं करते होंगे। हाँ अभी नहीं, पहले। हाँ जी। लेकिन उनको भी पता है मिलिटेंट तो मिलिटेंट है, कुछ नहीं हो सकता कश्मीर का, वो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहेगी वही होगा और कुछ नहीं हो सकता। और लोगों को ये अभी मतलब कि महसूस होना शुरू हो गया है कि इट इज जस्ट वेस्टिंग अवर चिल्ड्रन, और कुछ नहीं हो रहा है यहाँ, तो पीछा छोड़ो इनसे, ये है। ओके ओके। अभी जैसे रिटायरमेंट की बात करते हैं, ऑब्वियसली जब अभी तो कुछ रूल्स चेंज हुए हैं, जैसे कि 20 इयर्स के बाद लोग अर्ली रिटायरमेंट ले लेते हैं, या फिर कुछ आपका ऐसा कुछ प्लान था या नहीं? नेवर, मेरे को तो अभी भी विदाउट पे बुला लेना, मैं अगले 20 साल और करने को तैयार हूँ, जब तक चल सकता हूँ मैं, जब तक मैं मतलब कि फिजिकली ओके हूँ, तो मैं विदाउट पे ही बना है पे से। तो मतलब ऐसा कुछ प्लान मैं जिस दिन वगैरह? रिटायर हुआ हूँ, मेरे को पता नहीं बोलना चाहिए या नहीं, जितना मैं रोया हूँ ना, इतना कोई किसी भी वजह से कभी नहीं रोया हूँ कि अब मुझे फील्ड में जाने का मौका नहीं मिलेगा। फील्ड में नहीं, मतलब कि मेरी जो होता है ना करण का क्वच था जो, वो उतार दिया हो किसी ने, इट वाज लाइक दैट। बहुत बहुत प्यार किया मैंने यूनिफॉर्म से, सारे ही फौजी ऐसे ही करते। तो कैसा माहौल रहता है जब मतलब ट्रेनिंग वगैरह हो रही होती है एक आर्मी पर्सन को? जैसे हम सुनते हैं कि सुबह 5 बजे उठाते हैं, 6 बजे उठाते हैं, सिर्फ 3 बजे भी उठाते हैं, 4 बजे भी उठाते हैं। और मैंने तो कहीं ट्रेनिंग कर रखी है, मतलब है कि पहले सोल्जर वाली ट्रेनिंग की, फिर ऑफिसर वाली ट्रेनिंग की, कमांडो फोर्स किया, बाकी फौज की ट्रेनिंग ये हम वैसे सोचते हैं कि ये पूरी साल चलती रहती है। ये जब तक आप फौज में हो तब तक ये ट्रेनिंग चलती ही रहती है, ये बंद कभी नहीं होती, रोज। एवरी डे। तो सुबह 5 बजे आपको पीटी में जाना ही जाना है। वो उसके लिए चाहे आप रात को 4 बजे सोए हो, 4:30 बजे सोए हो, या 5 बजे तक भी नहीं सोए, तो ठीक है, अभी 1 घंटा और रुक जाके पीटी करके आओ पहले। उसके बाद 8:30 बजे ऑफिस है तो जाना ही जाना है, जिन्होंने ट्रेनिंग करनी है उन्होंने ट्रेनिंग में जाना है। पनिशमेंट्स मिले हैं आपको कभी? पनिशमेंट तो फौज में मतलब वो चक्कर, हमने तो इतना ही देखा कि चक्कर लगवाते हैं। वो प्रसाद है, वो पनिशमेंट नहीं है, वो आपको और स्ट्रांग करती है पनिशमेंट, आपको और फिजिकली जो फिट रखती है। तो बहुत सारी पनिशमेंट, फौज का तो पनिशमेंट दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। मेंटली कैसे फिट रहता है एक आर्मी पर्सन? क्योंकि हमें पता है कि बहुत बहुत ज़्यादा उनके पास प्रेशर है, या फिर बहुत वॉर सीन्स ने निकले हैं। एक आम इंसान को भी मेंटली फिट होना बहुत ज़्यादा, मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो एक आर्मी पर्सन कैसे मेंटली स्ट्रांग रहता है? ट्रेनिंग तो है ही है। हाँ, ट्रेनिंग में ये सब कुछ सिखाया जाता है, सारे आपके फियर डर बाहर निकाल दिए जाते हैं, इमोशंस भी। बिल्कुल सारा कुछ। उसके बाद जिस तरह का माहौल है अभी नॉर्थ ईस्ट में, कश्मीर में, यहाँ पर जब ऑपरेट करते हैं तो आपको बाकी सारी चीजें भी पता लग जाती हैं कि क्या क्या करना पड़ता है। ठीक है, आप 4-4 दिन के लिए भी जाके एम्बुश में बैठे हुए हैं, यू कैन नॉट स्लीप, यू कैन नॉट स्मोक, लाइट में दिख जाएगा, यू कैन नॉट मूव, स्टिल होके ही रहना चाहते हैं। तो इससे मतलब है कि स्ट्रांग तो होना ही है उसमें। तो उधर एवरीथिंग। हाँ, जैसे आप एम्बुश में बोल रहे थे, उसमें सस्टेन कैसे करते हैं खाना वगैरह? क्योंकि उसमें तो स्मेल आ जाएगी। बहुत कम तरीके से लिया जाएगा, वो आती है, स्मेल आती है, पूरी की खुशबू आ जाएगी, कुछ भी, तो वो पैक करके छोटा सा ना रेडीमेड बना के वो सब कुछ उसमें पॉकेट में होता है, ड्राई फ्रूट डाल दो, तो वो थोड़ा थोड़ा जितने भी देर तक, जब तक आपका टारगेट कंप्लीट नहीं होता है, जो भी आपको टास्क मिला है वो कंप्लीट नहीं होता, तो तब तक आपको वहां पर रहना ही रहना है। खाना तो आखिर 4 दिन में तो कोई नहीं मांगता।
लेकिन हमारे लिए कहना ही बहुत इजी है कि हाँ, लेकिन यू पीपल आर नॉट ट्रेन्ड फॉर दैट. बिना लाइट के, बिना सैल्यूट. जी जी. तो अभी आगे का क्या प्लान है कुछ, अगर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई रिटायर हो जाता है तो वो वापस किसी ना किसी तरीके से अटैच ही रहता है आर्मी, या फिर ट्रेनिंग दे रहे हैं, या फिर अपने इंस्टीट्यूट्स ओपन कर लिए. मैंने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया है. एक सिक्योरिटी एजेंसी आने के बाद, ओके. और बाकी ये स्कूल कॉलेज वाले या एनसीसी वाले बच्चे ये बुला लेते हैं तो शाबाशी देने के लिए, मोटिवेशन के लिए, तो बस उनके साथ जाके मिलते आ जाता हूँ, उनके साथ बातचीत कर ली. दिस इज हाउ आई एम पासिंग माय टाइम. एंथुसियाज्म है हमारी जनरेशन में अरे आर्मी के लिए. अरे आजकल ना थोड़ा सा वो चीज कम हुई है. एकेडमी के लिए तो ये बहुत अच्छे हो गए बच्चे. हमारे टाइम पे 40% से ज्यादा नहीं थे. तो वो है. लेकिन एक जो है ड्रॉबैक आज की यूथ में मैं देखता हूँ कि ये फुटबॉल भी मोबाइल पे ही खेल रहा है, क्रिकेट भी मोबाइल पे ही खेल रहा है. तो बाहर ग्राउंड खाली पड़े हैं और बेड पे चल रहा है सब कुछ. इज नॉट वेरी इनकरेजिंग. तो फिजिकल में लोग बहुत ज्यादा है और डोंट फॉलो हुए हैं. फिजिकली उतने स्ट्रांग लोग नहीं. प्रेशर झेलने की क्षमता भी जो है ना वो आज की यूथ में बहुत कम है, क्योंकि हमें कंपटीशन इतना ज्यादा, हमने पढ़ाई के मामले में हमें इतना ज्यादा कर दिया है, तो शायद 98% नंबर है फिर भी वो 99 नहीं हुई इसलिए सुसाइड करे जा रहे हैं. कोई मतलब थोड़े ना हो. उसको ये नहीं है कि मैंने इतना कर लिया, उसको ये है कि मेरे से ज्यादा उसके कैसे हो गए, या उसने मेरे से आगे की रैंकिंग कैसे ले ली. इट इज अनहेल्दी कंपटीशन. वेरी ट्रू सर. सर, हम अगर JNK की बात करें तो हमने जितने भी पहले लिया था, जितना भी ओपन इनका पॉडकास्ट वगैरह लिया था, तो उन्होंने कहा था कि RRR जम्मू एंड कश्मीर में बहुत ज़्यादा महत्व रखती है, क्योंकि जितने भी टेररिस्ट वगैरह एलिमिनेट हुए, या फिर सिक्योरिटी हम कह सकते हैं, क्योंकि हमें पता है जम्मू एंड कश्मीर. राष्ट्रीय राइफल्स. जी. यस. आप उनके बारे में थोड़ा सा बताएं. राष्ट्रीय राइफल में मैंने रोमियो फोर्स में ड्यूटी की है. RR कश्मीर में जब ये 1989 में हुआ, उसके बाद ही ये कॉन्सेप्ट आया था कि ये राष्ट्रीय राइफल होनी चाहिए, स्पेशली ट्रेंड फॉर दी कश्मीर. और उनकी यूनिटों से ना जो लोग सिलेक्ट होकर आते हैं तो वो बहुत अच्छा आला दर्जे के होते हैं. उनके लिए एक QR सेट की हुई होती है कि इस तरह का बंदा ही राष्ट्रीय राइफल में आ सकता है. ओके. फिजिकली फिट होते हैं और मतलब कि फील्ड में ही रह रहे हैं तो रोटेशन में बंदे तो चेंज होते रहते हैं, लेकिन उसी जगह पे रह रहे हैं तो उनको अपने एरिया के चप्पे चप्पे का, हर एक जगह का, हर एक घर का पता होता है कि कहाँ पे क्या है. यहाँ तक लोगों को पता होता है कि फलाने गांव में 40 घर हैं और 40 घरों की आबादी इतनी है, उस घर में 3 लड़के हैं, 2 लड़कियां हैं. ये सारी खबर उनके पास रहती है. और हर एक वैली के लिए अलग, इधर पुंछ रजौरी के लिए अलग, सब जगह पे बैटल स्कूल बने हुए हैं. उन बैटल स्कूल में उनको इंडक्शन ट्रेनिंग दी जाती है. ओके. उस इंडक्शन ट्रेनिंग में विच इज स्पेसिफिक टू LC पे क्या करना है और मिलिटेंट्स के साथ क्या करना है. इट इज प्योरली दैट ट्रेनिंग. तो उसके बाद इतने सॉलिड ट्रेंड और यंग फोर्स जहाँ पे होगी तो वहां पर मतलब कि वो कलाकारी तो करेंगे ना. अच्छा करते हैं. जी जी. दे आर डूइंग वेरी वेल. आज की डेट में राष्ट्रीय राइफल बहुत अच्छा कर रही है. JNK में तो इवन आज की डेट में जम्मू कश्मीर पुलिस और ये जितने भी है वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं. दे आर इक्वली मतलब कि कंट्रीब्यूटिंग. हमारी तरह यंग लोग दिख रहे हैं RR में. इसमें RR में हाँ ज्यादा RR में तो है ना कि इस एज से ज्यादा नहीं आएगा. इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए, फिजिकली फिट होना चाहिए, शेप सारा कुछ है. तो उस तरीके से दे आर आर्मी ओनली. वहां से सिलेक्ट होके आते हैं, वापस उनको ट्रेनिंग दी जाती है और उसके बाद आर्मी में से जो मतलब स्पेशल सिलेक्ट होते हैं. ओके. तो उनकी ट्रेनिंग अलग है आर्मी वालों से, या फिर उनके? आर्मी वालों की देखो एक ट्रेनिंग तो सबने करनी है. RR में जब आप इंडक्ट होते हो तो उससे पहले एक और ट्रेनिंग होती है आपकी 2-3 महीने की. ओके. उसमें आपको उस एरिया के बारे में सारी ट्रेनिंग दी जाती है. तो अभी इस यूनिट में जा रहा है, वहां पे ये मोल है, कॉर्डिनेटर सर्च कैसे करते हैं, एम्बुश कैसे जाते हैं, पेट्रोलिंग में कैसे जाते हैं, ये सारी चीज मुझे ट्रेनिंग देखिए. फिर उसके बाद फेंस पे कैसे ड्यूटी करनी है आपने, जो फेंस लगी हुई है सब. ओके.
एक ऑपरेशन होता है ग्राउंड में जैसे आपने किया, आजकल एक और ऑपरेशन चला है सोशल मीडिया पे जहाँ पे लोग गलत ट्वीट कर रहे हैं इंडिया के खिलाफ या फिर कुछ भी एंटी नेशनल एक्टिविटी वगैरह। तो हमें हमें ऐसा देखने को मिला है कि आर्मी पूरी नज़र रखती है कि कौन कर रहा है कौन नहीं। तो वैसा कुछ आपके अभी कुछ ऐसा हुआ है या फिर आपकी नज़र में है कुछ ऐसा इंसिडेंट? सोशल मीडिया में बहुत कुछ लीक तो हो रहा है, डीमोटिवेटिंग भी बहुत कुछ आता है, स्पेशली जो ये रिपब्लिक डे पे हो गया, हाँ, इंडिपेंडेंस डे पे हो हाँ, गया, वैसा कुछ तत्व है, सारे तो नहीं है ऐसे, कुछ हैं जो ये सब कुछ करते हैं, रॉन्ग प्रोपेगेंडा अगेंस्ट आर्मी, अगेंस्ट नेशन, और उनके ऊपर नजर भी रखी जाती है। मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं पे सॉर्ट आउट भी किया जाता होगा उनको कि हाँ, तो ये तो है। ऐसा कश्मीर में हुआ था कभी? अब पहले तो बहुत होता था ना, पहले तो अब लोग घर में पाकिस्तान के झंडे भी लगा लेते। ऐसा होता है वहाँ? हाँ, पहले पाकिस्तान के झंडे, पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद, यहाँ तक लोगों ने वो करते थे, और हर एक किलिंग के बाद तो ये सब कुछ ड्रामा होता ही होता था। और जहाँ पे दफनाते हैं वहां पर जाके लोगों ने इस तरह से किया है कि इतनी ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई कि मिलिटेंट भी वहां पर आके घुस गए, और वो सारा कुछ कर रहे हैं जो भी अगेंस्ट इंडिया, अगेंस्ट आर्म फोर्सेस कर सकते हैं। लेकिन अभी नहीं है, अभी दुरुस्त हो गए हैं बिल्कुल, उनको पता लग गया कि क्या काला है क्या सफेद है और क्या करना है क्या बिल्कुल That is, बिल्कुल बिल्कुल। देर आए दुरुस्त आए, अभी भी मतलब कि अच्छा कर सकते हैं, और वो दे कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स नेशन बिल्डिंग। छोड़ के ये बाकी वाला राग जो पाकिस्तान तो किसी वजह से चिल्ला रहा है, हमारे को कि जम्मू कश्मीर वाले लोगों को उनके जहाँ से मैं नहीं आना चाहिए। हाँ जी। तो ये आपको लगता है 370 के बाद ही हुआ है कुछ फायदा? ये जो 370 के बाद इम्पैक्ट हो जाता है, और जब ये अपना पुलवामा के बाद जो है, और उड़ी और ये सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, उसके बाद कश्मीरियों को भी पता लग गया कि अब ये दाव पेच नहीं चलेंगे जो हम बरसों से खेलते हैं। आप उड़ी के टाइम पे थे वहां पे? उड़ी उड़ी जब नहीं, I was not there. उड़ी के टाइम पे मैं वहाँ। ओके। मैं कश्मीर में बहुत रहा हूँ, सब जगह पे रहा हूँ मैं इंडिया में, जहाँ जहाँ पर भी एक से अच्छा मलेशिया छोड़ के, चाहे रिग्रेट की मेरे को कभी मौका नहीं मिला वहां पर जाने का, बाकी सारे बैटलफील्ड में मैं लड़ा हुआ हूँ, सब जगह पे फिजिकली ऑपरेट किया हुआ है, इवन अंडर यूएन फ्लैग जाके अफ्रीका में भी रहा हूँ, सेंट्रल अफ्रीका में एक कंट्री है कांगो, वहां पर जाके 1 साल बहुत काम किया है अगेंस्ट द बैंडिट्स आल्सो, जो सिविल वार में लोग इन्वॉल्व थे उनके भी, लोकल्स के लिए बहुत कुछ किया है हमारी यूनिट ने। डेफिनेटली आई वुड लाइक टू मेंशन हियर कि आई एम फ्रॉम वन सच यूनिट व्हिच इज ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव, 22 ग्रेनेडियर्स, और ये यंगेस्ट ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव थी। 88 में ये रेज हुई, और 95 में वी वर गिवन दिस खिताब ऑफ ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव, फर्स्ट यूनिट ऑफ इंडियन आर्मी। उसके बाद बाकी सबको भी कईयों को मिला, लेकिन वी वर द वन। और हमारे को आउट ऑफ टर्न यूएन मिशन की जाने के लिए सब जो है वो सोचते हैं कि मेरे को जाने का मौका मिले, वी वर सेंट आउट ऑफ टर्न माय बटालियन। और 2005 में हम इनिशियल मतलब है कि अर्ली 2005 हम वहाँ पर जाके लैंड किए थे, वो 2006 फरवरी मार्च में हम वापस आए। 1 साल 2 महीने में जो इस यूनिट ने काम किया ना वहाँ पे अफ्रीका में, जो भी हमारे को टास्क दिए गए थे, उसके अलावा हमने कम से कम 10,000 टास्क और पूरे किए होंगे, विच वर नॉट इन आवर चार्टर और बियॉन्ड द कॉल ऑफ द ड्यूटी। वो सब कई लोगों को होता है कि यूएन मिशन चलो ठीक है, एक मौका मिला है यहाँ की हेक्टिक रूटीन से तो ऐश करके घूम फिर के exactly. हमने वहां पे जितना काम किया है उतना ही, मतलब कि यहाँ से भी ज्यादा ना। एंड डू यू फील प्राउड? अरे बहुत अच्छा लगता है मेरे को। उस टाइम पे बहुत ज्यादा अच्छा लगा जब हम कांगो से वापस आ रहे थे, और सब कांगोलीज सिविलियंस की आंखों में आंसू थे कि ये क्यों वापस आ रहे हैं। और आज मतलब 15-16-17 साल हो गए, आज भी कांगो से जो यूनिटें वापस आती हैं वो बोलते हैं भाई 22 ग्रेनेडियर को तो वहां पर बच्चा याद करता है। ऐसा कोई इंसिडेंट है जो आप हमें बता सकते हैं वहां पे रिलेटेड है, अगर आपने कुछ याद है कैसा कुछ मेमोरेबल? बहुत चलो मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ जी। एक बार मेरे को ना वहां पर निहाल के कैंप होता था
कांगोलीज आर्मी का, हम्म, तो मेरे को वहां पे जाना था। ओके। तो जैसे मैं वो उनके कमांडेंट के ऑफिस में इंटर करने लगा, हम्म, तो एक सोल्जर जो बाहर खड़ा था तो वो रोना शुरू हो गया कि रिक्वेस्टिंग, और कांगोली में या ब्रोकन इंग्लिश में मेरे को बोल रहा है कि आई नीड लीव, माई वाइफ इज वेरी सिक, कैन यू प्लीज स्पीक टू माई कमांडेंट इनसाइड। ओके। जब मैं जाके उससे बात करने लगा तो उसने मेरे को बोला, नो मेजर, यू विल नॉट टॉक ऑल दिस, डोंट इंटरफेयर इन माय पर्सनल अफेयर्स, टेल मी फॉर व्हाट यू आर हियर, क्या करने के लिए आप आए? मैं बोला ओके। तो मैं जिस काम के लिए भी गया था वो काम शाम खत्म किया था, मैं बाहर आया तो मेरे को पता नहीं क्यों मैंने उस सोल्जर को बोला कि यार जो तूने बोला वो तो मैं नहीं कर पाया, लेकिन आई विल डेफिनेटली टेक केयर ऑफ योर वाइफ। कहाँ है वो? तो वो एक इनकी ना कांगोलीज आर्मी की लेडीज के लिए एक कैंप बना हुआ था। ओके। वहां से बाहर निकला तो वो बोलते हैं कि उसको जांडिस हो रखा है और पिछले 20 दिन से चाहते। मैंने बाहर निकलते ही हमारा सीओ साहब जो थे वो छुट्टी पर थे, और ऑफिशिएटिंग सीओ वाज वन लेफ्टिनेंट कर्नल एचपी सिंह नौबली। जी। तो मैंने उनको कॉल किया कि सर ऐसे ऐसे वन लेडी इज वेरी सिक, और उसके हस्बैंड ने ऐसे मेरे को रिक्वेस्ट किया। तो वो ही वाज राइट, उसने मेरे को बोला यार एक एक इंडिविजुअल को तू कैसे ये करेगा, फिर तो हम मतलब वो कुछ कर ही नहीं सकते, तो हम सेंट्रल मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज करेंगे, और तू आ जा, वापस आ जा जल्दी। मेरे को पता नहीं क्या हुआ, मैं बोला ठीक है, इट इज मतलब कि अगर मेरे को कुछ करना होता है ना तो मैं वो लॉयल्टी इंटीग्रिटी वो फिर भूल जाता हूँ। अगर कुछ अगर किसी की हेल्प करनी हो तो उसके लिए मैं तो आई जस्ट मैंने बंदों को बोला कि चलो वहाँ कैंप में चलते हैं। कैंप में जाके अभी इंक्वायर्ड की वो लेडी कहाँ है, तो लेडी स्टिंकिंग, वो फटा हुआ टेंट, उसी मतलब कि वो पिछले 20 दिन से लैट्रिन भी सलवार में कर रही है, और जो कुछ भी वो कपड़े वपड़े पहनते हैं वो वहां पर उसके पास कोई जाता ही नहीं है, बिल्कुल पागल। एनी टाइम शी कैन डाई। ओके। आई मैं नहीं घुसूंगा अंदर तो मेरे बंदे भी नहीं घुसेंगे, क्योंकि इतना मतलब है कि वो जल्दी जगह। तो मैं अंदर जाके उन बंदों को बोला कि उठाओ इसको, और जो जो नीचे इसके बेडशीट बुडशीट पड़ी हुई है उसी के साथ उठाओ इसको, जो मैं डालो। अच्छा, हमारे को ये ऑर्डर होता था कि किसी को भी सिविलियन को ना यूएन की गाड़ी में नहीं बिठा सकते, इट वाज ओके। स्टिक, इट वाज रूलिंग। हम्म। तो मैं उसको लेके बेनी हॉस्पिटल आया। वो मेरे को पता है कि वो 40-50 मिनट मेरे बंधु ने कैसे निकाले होंगे कि इतनी बदबू है। और वहां पर आके मैंने उस लेडी को हॉस्पिटल में पहुंचाया, और उसको मैंने बोला डॉक्टर को कि यार जितना भी पैसा खर्च होगा आई विल पे, आप इसका ध्यान रखो और इसको ठीक करो। वो तो पहले उसको नहलाना धुलाना ये वो, फिर वो बोले ये विल टेक टाइम, बहुत बुरी हालत है इसकी। और मेरे पास जो भी राशन वाशन था, जो कपड़े थे, कुछ वो सारा कुछ मैंने उसके हवाले कर। मैं बोला यार ये जो भी चाहिए, अपना मोबाइल नंबर दे दिया, बता। इट टुक 1 मंथ फॉर हर टू रिकवर, लेकिन बच गए। और 1 महीने बाद मेरे को पता कि वहां से मैं 200 किलोमीटर दूसरी जगह चला गया था, कन्याकुमारी। ओके। और वो सोल्जर और उसकी वाइफ वो ढूंढते 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 200 किलोमीटर आए और गेट पे बैठे हुए हैं। मेरे को अब कोई आया होगा, मेरे को नहीं पता कौन है। जब मैं फाइनली मिलने के लिए गया तो ऐसा है कि वो लोग टू कन्वे थैंक्स। और जब फिर मैं वापस यूएन मिशन से हम वापस आ रहे थे, तो अगेन देवर ऑन द गेट। जिस दिन हम वापस निकलने वाले तो यूनिट के गेट के बाहर आके बेनी में फाइनली इसको ढूंढ रहे हैं कि दिखे कहाँ है जो जा रही है। दिस इज वन ऑफ द स्टोरी। एक बार और क्या हुआ कि एक यंग हैंडसम लड़का वहां पे आ गया मेरी पोस्ट पे, और फटे हुए कपड़े पहने हुए हैं, बहुत बुरी हालत में, तो बोलता है कि आई वांट टू मीट मेजर शर्मा। तो उसको नहीं पता था मैं ही मेजर शर्मा हूँ। मैं बोला क्या हुआ, व्हाई यू वांट? बोलता है कि वो मेरे को पता लगा है कि ही इज हेल्पफुल मैन, इसलिए मैं उससे मिलना चाहता हूँ। मैं बोला व्हाट टाइप ऑफ हेल्प यू नीड? तो वो मेरे को बोलता है कि मेरे को आगे की पढ़ाई जारी रखनी है और मेरे पास पैसे नहीं, और रुचरू एक जगह थी और रुचरू कॉलेज में मेरे को एडमिशन लेना है। तो मैंने उसको बोला यार लो, दिक्कत क्या है? आई डोंट हैव मनी, आई डोंट हैव बुक्स। तो मैंने उसको $50 निकाल के मैंने बोला ये ले, जस्ट लो, कपड़े हैं तेरे पास? बोलता आई हैव ओनली दीज क्लॉथ्स। फटे हुए कपड़े, बहुत बुरी हालत में। बोला इसमें क्या खाने जाएगा? तो मैंने अपना जो बडी था उसको बोला कि यार मेरे अलमीरा में जो भी जैकेट जीने तो लेके आ, तुम देख इसको फिट होते हैं। वह मेरे ही साइज का था, तो सब कुछ लगभग उसको फिट हो रहा था। तो ही वॉज वेरी हैप्पी, चला गया। अगले दिन शाम को 4 बजे वापस वो पोस्ट में आ गया।
तो मेरे को लोगों ने बताया कि वो मिलने के लिए आया वापस में। बोला वो कैसे आ गया? तो मैंने जाके उसको पूछा कि यार तेरे को तो सुरचू कॉलेज में होना था। तो नीचे एक हमारे से ना लोकेशन से 10-12 किलोमीटर दूर एक रिवंडी जगह थी। बोलता है कि वहां से जा रहा था तो बैंडिट लूटेड मी और वो सारे पैसे भी ले लिए और कपड़े भी ले लिए और सब कुछ ले गया एंड आई एम बैक टू। तो बोला कि बड़ा मेरे को हंसी आई। मैं बोला यार कांगो की ये भी एक जिंदगी है। हम तो मतलब कि इतने अच्छे लोग हैं भारत जैसी जगह पे इंडिया में पैदा होना क्या है। देखो सी दिस वर्ल्ड। और मैंने उसको बोला ठीक है तू कल सुबह आना। मैं बोला इसको फिर कोई लूट लेगा तो मैं कितने डॉलर देता हूँ। तो अगले दिन मैंने किसी को नहीं बताया क्योंकि वो सारे बोलेंगे कि तुम रुचि क्यों जा रहे हैं भाई क्या काम है। तो चुपचाप मेरे कंपनी ऑर्डर को सुबह जाना था वेरी फॉर सम प्रेजेंटेशन। और मैंने क्या किया कि उसको बुला लिया जब तो बिठाया उसको जो मैं अगेन आई एम नॉट सपोज टू किसी को मैं अपनी गाड़ी में बता के तो बिठा के ऋषु कॉलेज में लेके गया। वहां से कुछ सेकंड हैंड कपड़े मिलते थे वहां पर नहीं मिलते थे। तो उसको वो कपड़े खरीद के दिए अंदर जाके उसकी एडमिशन कराए $10-20 और दिए कि इतना तो अभी पार नहीं निकलना हो यहाँ पे बैठे। और उसके बाद तो मेरे अपने बॉयज ना वो बोले साहब मतलब है कि ये तो बहुत ज्यादा इतना कौन करता है साहब। आप रुचरू लेके आ गए हमारे को एक बंदी की एडमिशन करवाने के लिए। यहाँ पर इतना खर्च इतने अटैक हुए हैं मतलब कि बैंडिट्स वगैरह ने इतने अटैक किए हैं ऐसे मेरी और आप परवाह नहीं करते। तो वही है मेरे को जहाँ पे लगता है ना कि मेरे को किसी का भला करना है या कोई मेरी तरफ देख रहा है हेल्प के लिए तो मेरे से आई कैन नॉट स्टॉप माई सेल्फ आई गो ऑल आउट। चाहे मेरी वाइफ नाराज हो बच्चे नाराज हो कोई भी हो गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट वटावर। जी वहां पर लोगों की हालत ही ऐसी थी कि तरस आता था मैम। और मैं अपने आप को बहुत बड़ा खुशनसीब समझता था कि यार हम वहां से हमारे को सब कुछ मिल रहा है। इतनी वहां पर गरीबी इतनी वहां पर भुखमरी किसी को 4-4 दिन किसी को खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है। और चोरियां करके बस सारे एक दूसरे के खेत में लूट रहे हैं कुछ कर रहे हैं वैसे करके काम चला। तो वहां पर जाके इंसानियत क्या है इंसान क्या है वहां पर जाके हमारे एक्चुअली आई रियलाइज दिस कि यार ये दुनिया भी है इस संसार में। So, फिर हमें पता चला मेरा भारत महान। ओ इंडिया जैसी जगह तो हम सब कुछ है। मैं एक्चुअली इसी पे आ रही थी कि आपको अगर चांस मिले कि कहीं और जाके सोल्जर बनना है या इंडिया में ही बनना है तो डू यू वांट टू शिफ्ट? ना नेवर। मतलब है कि ये तो पुण्य है ना कि आपको इंडिया जैसी धरती पे पैदा हुए जहाँ पर सारे तरह के कास्ट क्रीड कलर कल्चर सब कुछ है यहाँ। नंबर 1। नंबर 2 मैंने पहले भी एक आधी बार कहीं पे बताया है जो भी मेरी जर्नी रही है ना आ, अगर पुनर्जन्म है रीबर्थ है तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा और मैं करता हूँ कि डिट्टो मतलब इसका 1 मिनट भी इधर उधर नहीं होना चाहिए कि वापस यही जर्नी मेरी रिपीट हो इसी बीच हर जन्म में। और अगली बार फिर मैं आपके पॉडकास्ट फिर से आपको सोल्जर बनना है। हाँ सोल्जर बनना है और सोल्जर बन के अफसर बनना है। ये उसी तरह का मेरे को कभी रिग्रेट ही नहीं रहा कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है या मेरे को कुछ होता है ना कि ये ठीक नहीं हुआ भगवान ये भी कर सकता वो भी कर सकता था जनरल बन सकता था मैं सिपाही की जगह सीधा अफसर क्यों नहीं बनना। आप किन सिद्धांतों पे चलते हैं क्योंकि वेरी फ्यू पीपल आई हैव मेट जो इतना जिंदा दिल है और जिनको रिग्रेट ही नहीं है कि उन्होंने कुछ गलत किया है या फिर कर सकते थे कुछ। तो आई वांट टू नो कि कैसे सिद्धांत है कैसे आप लाइफ जी रहे हैं किन ट्रेडिशनल्स पे कस्टम्स पे। कुछ भी नहीं मैं एक तो मेरा ये है कि जी और जीने दो। मेरे को ऐसे लगता है कि लाइफ में ऐसे लोग मिले जिनको कोई दुनियादारी से ज्यादा लेना देना नहीं है किसी को मतलब है कि दुखी करके वो खुश हो ही नहीं सकता। इस तरह के लोग अगर आपको मिल जाते हैं लाइफ में तो लाइफ इज गुड। अच्छे नेबर मिल जाएं अच्छे बॉसेस मिल जाएं अच्छे तो ये है आप दिल से अच्छे होने चाहिए। ठीक है यू शुड बी वेरी गुड फ्रॉम हार्ट। और अगर ये चीज आप में आ गई तो बाकी सब कुछ ऑटोमेटिकली। सर यू आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक ऐसा है या फिर आप हर चीज में अच्छाई ढूंढ रहे हैं मतलब कुछ ना कुछ पता नहीं आई एम लकी। अब लोग मेरे बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ लेकिन आज तक ना किसी भी काम के लिए किसी भी वजह से किसी के पास भी मैं गया हूँ मैं तो कहता हूँ कि यार दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ गुड पीपल। हम कहाँ बुरा तो हमारे मेरे को तो नहीं मिला आई थी।
मेरे को ऐसे लगता है कि हाँ सब ठीक था यार, सब बढ़िया था। मेरे को कोई आज तक ऐसा बंदा नहीं मिला है कि जिसकी वजह से मैं वो रिग्रेट यहाँ पे कैरी कर रहा हूँ कि यार हाँ वो भी था ऐसा। कुछ भी नहीं। नहीं, तो पता नहीं आपके लिए फिट बैठ रहा है या नहीं। नहीं, बहुत इंस्पिरेशनल बात है, क्योंकि हमेशा हम जब भी किसी ना किसी से मिलते हैं तो वो कंप्लेन ही कर रहा होता है। मतलब ऐसा बोलते हैं कि ग्लास आधा खाली है हमारा, आप बोल रहे नहीं मेरा पूरा ग्लास फुल है। ग्लास ओवरफ्लो है। ग्लास ओवरफुल है। सर, हम पॉडकास्ट के लास्ट लेग में हैं। आपको हमारे यूथ को कुछ बताना है या फिर आपकी जर्नी के बारे में कुछ भी जो आपने सीखा है, और आपको बोलें कि आपको कुछ कन्वे करना है, समझाना है हमारे जैसे लोगों को या फिर जो दर्शक देख रहे हैं उनको। आज का यूथ बहुत स्मार्ट है, लेकिन यही कहना चाहूंगा, मैं सब जगह यही बोलता हूँ कि सब तो आर्मी में नहीं जा सकती। आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि पहले तो वेरी अर्ली इन लाइफ चूज योर गोल कि मैंने क्या बनना है, फिर उसके लिए आप मतलब दिलो जान से उसके पीछे लग जाओ। आपको ऑप्शन बी सी में ये नहीं बना तो ये नहीं बना, ये पूरी डेडिकेशन है ना, तो एक ही ऑप्शन रखो ए एंड यू विल गेट सक्सेस 100%। कोई रोक नहीं सकता उसको। और दूसरा, आज के यूथ के लिए बड़ी लाइफ्स ना वेस्ट हो रही हैं इन नंबरों के चक्कर में। ठीक है, आज के यूथ से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने घरों से बाहर निकलें, प्ले ग्राउंड, रोड्स, अपने वॉक के लिए, ये अपने फिजिकल फिटनेस के लिए, हेल्थ के लिए, स्पोर्ट्समैन के लिए वो यूज करें। और उसके बाद अर्ली सेट अ गोल फॉर योर लाइफ एंड फॉलो। और आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कि 100% सक्सेस मिलेगी। मैं तो ये मानता हूँ जी। थैंक यू सो मच सर। तन्वी सर, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। हमें अपने जम्मू में ये पॉडकास्ट है, ये तो मेरे को पता भी नहीं था। तो ये आमने सामने बैठने वाला ये तो मुंबई में ही देखा। थैंक यू सो मच सर। ऑलराइट, तो ये थे हमारे करगिल हीरो RK शर्मा। आई होप आपको ये एपिसोड फ्रूटफुल लगा हो। अगर आपको इस एपिसोड के रिलेटेड या बाकी किसी एपिसोड के रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, या फिर नेक्स्ट गेस्ट के रिलेटेड आपको कुछ भी रिकमेंड करना है, तो हमारे कमेंट सेक्शन इज़ ओपन। प्लीज़ डू हेल्प अस आवर नेक्स्ट गेस्ट सजेस्ट करने के लिए। And please like this video, share this podcast to your friends, to your families, and tell them हमारे जम्मू एंड कश्मीर के बारे में. And we will see you in the next one.